नमस्कार, मैं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय सीधी तस्वीरें देख रहे हैं घरोंडा अनाज मंडी की, जहां पर कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा यहां इस समय पहुंची है और आप देख सकते हैं कि उनका स्थानीय नेताओं द्वारा कुछ देख करके स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं करनाल के भी कई कांग्रेसी नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनका स्वागत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ये देखिएगा जो घरोंडा के कदावर नेता हैं रघु जी, वह भी उनका यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो करनाल से पहुंचे हुए वहाँ पर ये सिंजा जी देखिएगा उनका स्वागत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार आपको बता दें उनका बेटा भी साथ में नजर आ रहा है और भी बहुत से लोग जो हैं उनका स्वागत करते हुए कुछ देख करके स्वागत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आज जो है यहाँ पर किसानों की समस्याओं को लेकर के कणक की फसल जो है यहाँ आ चुकी है और उसकी खरीद हो रही है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं। और ये देखिएगा कि कणक, जी हाँ, गेहूँ की फसल को देखते हुए और जो स्थानीय नेता हैं, किसान हैं, उनसे बातचीत करते हुए आपको कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा नज़र आ रही है। फिलहाल इनसे हम बातचीत करने का भी अवसर ढूंढेंगे कि वह इस बारे में क्या कुछ कहना चाहती हैं। लेकिन उससे पहले देखिएगा कि हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं वह वहाँ पहुँचे हुए हैं और ये कुलदीप शर्मा जी भी उनके साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और लगातार जो है वह बातचीत करते हुए आपको नज़र आ रही हैं। फिलहाल क्या कुछ कहना चाहती हैं, सुनिएगा क्या कह रही हैं। हम तो यही कहेंगे कि फिर सरकार गरीब किसानों के साथ पोर्टल ना खेले, क्योंकि शिकायत यही मिली किसानों से कि जी हमको कह दिया कि आप पोर्टल में करो, और पोर्टल में केवल 72 घंटे तक हम दर्ज कर सकते हैं और 72 घंटे तक पोर्टल काम ही नहीं किया। फिर जब वो प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन कहते हैं नहीं हम कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं, हम पटवारी को भेजेंगे। और इन चीजों में किसान जब ऐसे समय में उसको अपनी फसल, मेहनत का फल मिलना चाहिए, वो बेचारा अपनी गिरी हुई फसल के दाने गिन रहा है कि कितने जमीन में गए, और तूड़ी तक मिल नहीं रही, तूड़ी भी खत्म हो जाएगी, ना पशुओं के लिए ना इंसान के लिए। तो सरकार को आना चाहिए इसके लिए भी कि मतलब किसान को आप भिखारी ना बनाओ। हमारे किसान के फेवर में आज भी नजर नहीं आता और यही कारण है कि किसानों को चिंता है, शंका है। और अगर हमारा किसान, एक जैसा मैंने कहा जो पहले हमने बातें की, वो ऊपर से अगर विदेश से कंपटीशन में हमारा किसान दब जाएगा तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। सरकार को देखो, केवल कहना, भाषण करना उससे बात नहीं बनती, उसका इम्पैक्ट क्या है जमीन पर, उसका ध्यान देना पड़ेगा। अब हर तरह के क्रॉप्स हैं, सोयाबीन की बात कर लो, सोयाबीन क्या है नहीं हमारे देश में। अपने देश को क्यों नहीं हम इम्प्रूव कर रहे, अपनी प्रोडक्शन को क्यों नहीं हम इम्प्रूव कर रहे। अब कॉटन की बात लो, कॉटन की वैरायटी हम क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहे। BT1 पे बैठे हुआ, आगे दूसरे देशों में आगे चले गए, BT3 पे आ गए, हम अभी 1 पे हैं। उसकी वो भी कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है। मैंने ये मामला केंद्र में प्रोडक्शन कम हो रही है, उसके साथ साथ उसके ऊपर आपको खपत ज्यादा करनी पड़ रही है क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रही है। तो किसान को मिल क्या रहा है। किसान के लिए, अपने देश के लिए, अपने कृषि के लिए हमें एक नीति सोचनी पड़ेगी, ना कि केवल विदेशों के दबाव में आए हम। विदेशों का दबाव नजर आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, चाहे तेल की बात हो, चाहे ट्रेड डील की बात हो, क्यों विदेश का दबाव है हमारे ऊपर। भाजपा का तो काम है, वो तो अपना भोंपू बजाएंगे, जो उनको कहा जाएगा उन्होंने वो करना है। हमने तो जमीन की आवाज उठानी है, विपक्ष का और क्या काम है। अगर जमीन पे जो हो रहा है उसका काम हम और आप मीडिया, ये हमारे दोनों का काम है कि असलियत जो जमीन पे है उसको हम उजागर करें। अगर उजागर नहीं करेंगे तो हम भी अपनी ड्यूटी में फेल हो रहे हैं और आप लोग भी अपनी ड्यूटी में फेल हो रहे हैं। ये हमारा काम सरकार कह रही है, जनता का, मीडिया का, विपक्ष का, सबका जब प्रेशर पड़ता है तो आप देख रहे हो छोटी छोटी ढील देना शुरू की है इन्होंने, प्रेशर में ही किया। अगर मर्जी में होता तो पहले ये प्रतिबंध लगाते क्यों इस तरह के। तो प्रेशर डालना, लोगों की बात को उजागर करना हमारा सबका कर्तव्य है, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। जो रोल आज हमारे पास विपक्ष का है, हमने ये काम करना है। और नीति में
नीति में मैं भी सरकार को कहूंगी, उन्हें चौकन्ना करना हमारा काम है और उनको हम सभी चौकन्ना करेंगे कि आप कोई भी नीति बनाओ, आप फाइलों में अफसरों के कहने से ना बनाइए, आप लोगों के बीच में जाकर, किसानों के, मजदूरों के, मंडियों में, सब जगह लोगों के बीच में जाकर आप नीति बनाइए, तब दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। ट्रांसपेरेंसी हमेशा होनी चाहिए। 11 साल हो गए इनको, इस बार 12 साल हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी ये कब तक लाते रहेंगे और किस चीज में लाते रहेंगे? केवल गरीब को तंग करने के लिए ट्रांसपेरेंसी की आड़ ले रहे हो आप। जहाँ ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए वहां पर रोज नए घोटाले क्यों हो रहे हैं? हर लेवल पे, चाहे आपके बैंक घोटाले हो, आप देखते हो सैकड़ों करोड़ों या तो हजारों में पहुंच जाएगा। इस हिसाब से आप हर जगह, हर विभाग में देखिए, हर निगम में देख लीजिए, हर म्युनिसिपैलिटी में देख लीजिए, आगे आगे सारी चीजें निकलनी। 11-12 साल से आप क्या कर रहे थे भाई? क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी ला रहे थे? और आप सभी, हम जो जहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी, पुराने मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र रहा है, ये सबसे बड़ा घोटाला यहाँ पे, और फिर अपने आप को ही मेडल देना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम तो घोटाले को उजागर कर रहे हैं। भाई उजागर कर रहे हो तो पहले क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी ला रहे आप? क्यों इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं? और कब तक आप कांग्रेस को कोसते रहोगे? ये तो कोई बात बनेगी? मैम आपको लगता है कि बिल्कुल पॉलिसी बनाए तभी सख्ती आएगी, और सख्ती के बिना प्रशासन नहीं चल सकता। आप जनता के प्रति नरम होइए और अपने सिस्टम को ठीक करिए। जब सिस्टम ठीक नहीं होगा तो ये घोटाले होते जाएंगे, बैठ जाते हैं सारे लोग, और ऊपर से आप देखते नहीं, प्रशासन वही करेगा जो शासन चाहेगा। तो शासन सख्त अगर नहीं होगा तो प्रशासन ढीला होगा, तो कहीं ना कहीं इनके नेक्सस क्यों काम कर रहे हैं ऐसे? खेतों में भी गए, क्योंकि काफी नुकसान जगह जगह पर हुआ है हरियाणा। किसानों की फसलें, खड़ी फसल खराब हुई मौसम से, और उसके अलावा मंडियों में भी जो आपने देखा कि दिक्कतें बहुत ज्यादा पैदा करती, और फिर कोशिश करके, जैसे वो पुराना फॉर्मूला है एक पुरानी फिल्म का, राजेश खन्ना की फिल्म थी, उसमें दिखाते हैं ना कि इतना कहो करो और फिर थोड़ा सा दो, लोग खुश होते हैं। आज वही हो रहा है, इतने ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए किसानों पर, आड़तियों को तंग कर दिया, और फिर कह देते हैं चलो हम टाइम की रिलैक्सेशन दे दें, चलो हम गाड़ियों की रिलैक्सेशन दे दें। ऐसे बात नहीं है। देखो, सरकार जो होती है उसको नीतिगत फैसले लेने चाहिए समय के मुताबिक और लोगों की जरूरतों के मुताबिक। लोगों की स्थिति देखते हैं। अब आज के दिन किसान को तो हर तरफ की मार पड़ती है, आप देखते हैं प्राकृतिक मार, और उसके बाद आप ये नहीं देखते कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार क्या है। उसका आधार हमारे देश में किसानी है, मजदूरी। अगर आधार को आप कमजोर कर दोगे, आज उसी का नतीजा आप देख रहे हो मंडियों में। क्या कारण है कि लोग इतने नाराज होते हैं? नाराज क्यों? मेहनत करता है किसान, मजदूर लगता है, वो उस पर निर्भर है। मंडियां जो कि एक बीच में हमारे कैटलिस्ट का रोल मंडियों का है। आड़तियों को भी, अब बैंक तो किसान के घर में जो उसको शादी में बच्चे के कुछ जरूरत हो तो बैंक तो जाके उसको पैसे देता है, आड़ती देते हैं। और जब ऐसे समय में किसानों पर और आड़तियों पर आप तरह तरह के प्रतिबंध लगा दो और किसान अपनी फसल को अपनी मर्जी से बेच ना पाए मंडियों में। मंडियां किस लिए बनी है? किसान की उपज के लिए। और आप किसान को लाइनों में लगा दो, आप किसान को तरह तरह का, पैसे को आपकी कभी पोर्टल की कहानी हो जाएंगी शुरू, कभी कोई रजिस्ट्रेशन कैसे होएगी, कभी आप कह दोगे जिसकी जमीन है वो ही। अब जो गरीब मुजारे जो कास्ट करते हैं वो ओनर के पास जाएंगे क्या? ओनर आएगा डेयरी पे बैठने के लिए, और फिर आप ये कहते हो कि विटनेस लेके आओ। विटनेस कहाँ से लेके आए? वो अपना काम करे। ट्रॉलियों पे कंबाइन लगती है, जब कंबाइन लगती है खेतों में तो कई सारे किसान मिलके अपने उपज को लेके आते हैं, दाने लेके आते हैं मंडियों में इकट्ठे होकर। वो भी आप उनको भी आप लाइन में खड़ा कर रहे हो,
कि भाई काम नहीं करो वहाँ पे, थोड़ा वो करो। अच्छा फिर सबके पास क्या, मुझे ये बताओ, क्या सबके पास ट्रैक्टर ट्रॉली होती है? ओनरशिप चाहिए आप, तरह तरह के ऐसे प्रतिबंध लगा देते हैं ये। ऐसे लगता है कि किसान को और जो हमारा आधार है उसको ही क्यों कमजोर कर रहे हो आप? या 4-5 बड़े कॉर्पोरेट्स को आपने इस कदर बढ़ा देना है कि आम नागरिक, आम जनता हाथ में कटोरा लेके बैठे रहे? ऐसे तो बात बनती नहीं है। और आज जो डिस्ट्रेस है फार्मर्स का, हमने अपने समय में यूपीए सरकार में हमने किसानों के ऋण किए थे। और आप तो, आपकी तो ये सोच है कि किसान फिर लेजी हो जाएगा। लेजी क्या, बेचारा लगा रहता है, दिन रात लगा रहता है, मजदूर लगे रहते हैं, आप तो उनके पेट पे लात मार रहे हो। तो मंडियों में बुरा हाल हो रहा है। आगे आने वाले वक्त में अब देखोगे आप, तो एक तरफ प्रकृति, दूसरी ओर सरकार की गलत नीति का एक अंदरूनी मामला है। और इंक्वायरी हो रही है, कल समिति की बैठक हुई, उसमें वो अपनी फाइंडिंग्स करेंगे और ऊपर पार्टी हाईकमांड को जाएगा। पार्टी इसका संज्ञान लिया है और गंभीरता से ले रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? साथ में सवाल तो हैं कि भाई क्रॉस वोटिंग है, क्या हुआ? 37 हमारे एमएलए, वोट हमारे 28 ही, तो अच्छा हुआ किसी तरह से हमारा प्रत्याशी जीत गया, वरना क्वेश्चन हमारे पास बहुत था। 37 में से 31 चाहिए थे, लेकिन कम हुई। पार्टी इसको गंभीरता से ले रही है और लेना चाहिए। क्यों हुआ? केवल 5 की बात नहीं है, बाकी भी तो चीजें हैं, इन पर देखना चाहिए। युद्ध के चलते का कारण दुनिया भर के लिए है, हमारे लिए है, क्योंकि हमारा बहुत सा गैस और तेल गल्फ कंट्री से आता है। और पहले अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया कि आप रूस से नहीं ले सकते, फिर कहते हैं कि मोहलत दे दी आपको, आप वहां से ले लो, चलो बीच में कुछ दिन के लिए ले लो। लेकिन हमारे जैसे इतने बड़े देश की रिक्वायरमेंट जो है, जो जरूरतें हैं, उनको आप 1 महीना 2 महीना, 1 टैंकर 2 टैंकर पास हो गए और से ऐसे आप पूरी नहीं कर सकते। इसके लिए पूरी नीति बनानी पड़ेगी। दुनिया में जो भी हो, हम उस लड़ाई का हिस्सा तो है नहीं, हम क्यों पेनलाइज हों, हमारी जनता क्यों पेनलाइज हो? इसलिए हमको पूरे दुनिया में अपने सोर्सेज देखने चाहिए, अपने रिजर्व्स और ज्यादा हमको करने चाहिए, क्योंकि वहां तो पता ही नहीं चल रहा है ये लड़ाई क्या है, कब तक है, क्या होगा, कोई स्पष्ट, बल्कि पूरे पश्चिम के देश भी कन्विंस नहीं है। तो हमको तो अपने देशवासियों का पहले सोचना चाहिए कि हमारे लोगों की, देखो एक और गैस की जरूरत है, घर घर में गैस सिलेंडर, अब लाइनें लग जाती हैं, क्यों लग रही हैं? अगर इनफ हो और सिस्टम ठीक हो तो लाइनें क्यों लगे? आगे आगे पेट्रोल है और डीजल है, अभी कंपनियों को आपने राहत दी है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब उपभोक्ता तक वो मार पड़ेगी। तो इन सब चीजों के लिए सरकार को बहुत गंभीरता से अपनी पॉलिसी के हिसाब से बनाना चाहिए कि हमको कितने दिन का रिजर्व अपना रखना है।